नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग कंप्यूटर अवेयरनेस से संबंधित वन लाइनर के प्रश्नों की श्रृंखला के पार्ट 2 को कवर करेंगे। कंप्यूटर अवेयरनेस से संबंधित यह जो प्रश्न है यह प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के इस सेशन को हम लोग आरंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उत्पादन के लिए आवश्यकता होती है। किस धातु, अधातु या उपधातु की आवश्यकता आईसी चिप्स के उत्पादन के लिए होती है? तो इसके लिए महत्वपूर्ण जो तत्व है वह है सिलिकॉन। सिलिकॉन की आवश्यकता आईसी चिप्स के उत्पादन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आईसी चिप्स होता क्या है, इसका फुल फॉर्म तो यह ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है आपका आईसी का फुल फॉर्म होता है और इसका निर्माण सेमीकंडक्टर मटेरियल सिलिकॉन से किया जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जोसेफ मैरी। जोसेफ मैरी ने जैकार्डस लूम, ध्यान रखिएगा, जैकार्डस लूम का आविष्कार किया था। इस लूम में ही उन्होंने सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किया था। इस लूम के द्वारा वस्त्रों की छपाई और बुनाई की जाती थी। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पंच कार्ड का जो विकास है वह किसने किया था? तो पंच कार्ड का विकास हरमन होलेरिथ ने किया था। ध्यान रखिएगा, हरमन होलेरिथ ने पंच कार्ड का विकास किया था। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किस पदार्थ की परत पाई जाती है? तो हम लोग ऊपर देख चुके हैं, सिलिकॉन की परत इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के ऊपर पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि प्रथम प्रोग्रामर का पुरस्कार या सम्मान कह सकते हैं इसे, किसे प्राप्त हुआ है? प्रथम प्रोग्रामर किसे माना गया है? तो प्रथम प्रोग्रामर के रूप में हम लोग लेडी ऑगस्टा को जानते हैं। लेडी ऑगस्टा विश्व की प्रथम प्रोग्रामर थी। अब ये लेडी ऑगस्टा जो हैं, इनका पूरा नाम लेडी ऑगस्टा एडा किंग है। लेडी ऑगस्टा एडा किंग इनका पूरा नाम है। इन्होंने चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाए गए मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर, जिसे हम लोग एनालिटिकल इंजन के नाम से जानते हैं, एनालिटिकल इंजन के नाम से जानते हैं, इसके लिए प्रोग्राम लिखने का काम आपका ऑगस्टा एडा किंग ने किया था, जिन्हें हम लोग लेडी ऑगस्टा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में आयातित दूसरा कंप्यूटर यूराल कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह जो कंप्यूटर था इसे भारतीय सांख्यिकी संस्थान में स्थापित किया गया था। यह दूसरा आयातित कंप्यूटर था यूराल। इसका आयात भारत में यूएसएसआर से, तत्कालीन सोवियत संघ से 1955 में किया गया था। इस कंप्यूटर का आयात यूनाइटेड नेशन के टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम के तहत रूस से भारत में किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सूचना तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण शोध है। तो यह कौन सा शोध है? तो कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है नई दिल्ली में। चार्ल्स बेबेज के द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन क्या है? तो एनालिटिकल इंजन एक मैकेनिकल इंजन है। अगला प्रश्न है, प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार हुआ था। कब हुआ था? तो 1642 ईस्वी में प्रथम गणना मशीन का आविष्कार हुआ था। आप लोग कमेंट में एक उत्तर दे सकते हैं कि इस प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का जो आविष्कार था यह किसने किया था, किसके द्वारा इसका विकास किया गया था? अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का अर्थ होता है। यह अर्थ क्या होता है कंप्यूटर का? तो डाटा प्रोसेसिंग का कार्य करना कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है? तो यह माइक्रो कंप्यूटर होता है। जो डिजिटल घड़ी होता है उसमें माइक्रो कंप्यूटर पाया जाता है। आप माइक्रो कंप्यूटर यदि हम लोग देखें तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर के? तो वर्तमान समय में हम लोग जो डेस्कटॉप का उपयोग करते हैं, जो डेस्कटॉप है जो हमारा, इसे यह माइक्रो कंप्यूटर है। वीडियो गेम कंसोल क्या है? हमारा माइक्रो कंप्यूटर है। आगे है जो हमारा टैबलेट हो गया, जो हमारा पीसीज हो गया,
हैंड हेल्ड डिवाइस हो गया या आपका मोबाइल फ़ोन हो गया। ध्यान रखिएगा, मोबाइल फ़ोन क्या है, एक माइक्रो कंप्यूटर है। इवन पॉकेट कैलकुलेटर हो गया, आपका जो भी इंडस्ट्रियल एम्बेडेड सिस्टम है, जैसे वॉशिंग मशीन वगैरह में हम लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर का, तो वह क्या है, एक छोटा माइक्रो कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, पर्सनल कंप्यूटरों को किस के रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है? तो पर्सनल कंप्यूटर्स को हम लोग एक साथ नेटवर्क के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जानते हैं, जिसे सिलिकॉन के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिजली बंद किए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो बिजली बंद होने के बाद भी जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे हम लोग नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। इसके उदाहरण क्या हैं? तो इसके उदाहरण है रोम, आपका ईपी प्रोम, ध्यान रखिएगा, ईपी प्रोम इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल, रोम जो है आपका ईपी प्रोम है। इसके अतिरिक्त ई प्रोम हो गया, आपका एफ रैम हो गया। फ्लैश मेमोरी के अंतर्गत, फ्लैश मेमोरी भी क्या है, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है। इसके अतिरिक्त हम लोग वर्तमान समय में देखें तो एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है हमारा, यह भी क्या है, एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस में आता है। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस में आपका हार्ड डिस्क हो गया एचडी, या फिर हमारा मैग्नेटिक टेप हो गया, या पूर्व में हम लोग फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग करते थे, तो ये सब हमारा मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है, यह भी नॉन वोलेटाइल डिवाइसेस में आता है। इसके अतिरिक्त हमारा ऑप्टिकल डिस्क जिसे सीडी कहते हैं, पंच कार्ड हो गया, ये सब क्या है, सारे के सारे नॉन वोलेटाइल स्टोरेज के उदाहरण हैं, और इनका प्रयोग प्रारंभ से अभी तक हम लोग कंप्यूटर में नॉन स्टोरेज डिवाइसेस के रूप में करते आए हैं। अगला प्रश्न है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को प्रोसेस करता है और उसे सूचना में बदलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या करता है कि डेटा को प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग करने का काम करता है और उसे इंफॉर्मेशन में बदल करके यूजर को देता है। प्रोसेसर को सीपीयू भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, सीपीयू भी कहा जाता है प्रोसेसर को। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या प्रोसेसर के द्वारा डेटा को सूचना में परिवर्तित किया जाता है। वर्तमान समय में यदि हम लोग देखें तो दो कंपनियां, एक AMD और दूसरा इंटेल, ये दोनों कंपनियां सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, तृतीय पीढ़ी में प्रयुक्त किए जाने वाला प्रमुख घटक है, तो क्या घटक था इसका? तो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता था। पहले पीढ़ी में यदि हम लोग देखें तो आपका वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग हम लोग देखते हैं। तीसरे पीढ़ी में हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट को देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखें VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का। उसके बाद देखें ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर में देखते हैं। अभी हम लोग एक ही माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर में कई सारे माइक्रो प्रोसेसर का सर्किट या इंटीग्रेटेड सर्किट को हम लोग देखते हैं, जिसके कारण हमारा जो कंप्यूटर है उसकी काम करने की जो शक्ति है या प्रोसेसिंग क्षमता जो है वो अत्यधिक बढ़ गई है। अगला प्रश्न है, IMAC एक प्रकार का क्या है? तो यह एक मॉडेम होता है, ध्यान रखिएगा, IMAC एक प्रकार का मॉडेम है। अब अगला प्रश्न है, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए या जो यूजर्स हैं जो यात्रा करते हैं उनके लिए सुविधाजनक होते हैं, यह क्या कहा गया है इसे? तो यह लैपटॉप होता है। ध्यान रखिएगा, लैपटॉप को लेकर के यूजर किसी भी स्थान पे कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी से संबंधित है? पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर से संबंधित है। पर्सनल कंप्यूटर हम लोग पूर्व में ही देख चुके हैं माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार में। अगला प्रश्न है, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था PDP
PDP-8 क्या था? सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन था? PDP-8। इसका निर्माण DEC यानी डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन था? तो सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर इंटेल 4004 था। इंटेल 4004 सबसे पहला आपका माइक्रो कंप्यूटर था। इसका विकास इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा 1971 में किया गया था। परंतु यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि जो पहला माइक्रो कंप्यूटर माना गया है उसका नाम रखा गया था माइक्रल। याद रखिएगा, माइक्रल इसका नाम रखा गया था और इसे 1973 ईस्वी में आपका R2E कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और यह जो माइक्रल था यह बेस किस पर था? तो इंटेल के ही एक प्रोसेसर था जिसका नाम था 8008। इंटेल के 8008 प्रोसेसर को आधार बना करके माइक्रल का निर्माण R2E कंपनी के द्वारा 1973 में किया गया था। अगला प्रश्न है IBM। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये IBM होगा। IBM की कंप्यूटर श्रृंखला जो माइक्रो चैनल संरचना, यहाँ संरचना हो जाएगा MCA पर आधारित है। तो कौन सा है वो? तो PS2 कंप्यूटर श्रृंखला जो है IBM के माइक्रो चैनल संरचना MCA पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, इसका निर्माण IBM के द्वारा 1987 में किया गया था। 1987 में किया गया था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर एक गणना यंत्र है, इसीलिए इसे संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है? संगणक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कौन था? तो ENIAC। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कौन था? तो ENIAC प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था और ENIAC में आपका वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर ENIAC का फुल फॉर्म होता है, जो कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था और इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, अनुराग है। अनुराग क्या है? तो अनुराग पहला सुपर कंप्यूटर है भारत का। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर में से एक है अनुराग। इसका जो निर्माण था यह DRDO के द्वारा बनाया गया था और इसका फुल फॉर्म क्या होता है अनुराग का? तो एडवांस न्यूमेरिकल, अनुराग का फुल फॉर्म यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप अनुराग। एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप अनुराग। इसका निर्माण किसने किया था? तो DRDO के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। यह एक सुपर कंप्यूटर था। अगला प्रश्न है, भारत में लगाया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो पहला कंप्यूटर भारत में लगाया गया था HEC2M। HEC2M यह भारत में लगाया गया पहला कंप्यूटर था। ध्यान रखिएगा, इसे जो लगाया गया था यह लगाया गया था भारतीय सांख्यिकी संस्थान में। भारतीय सांख्यिकी संस्थान में इसकी स्थापना की गई थी। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो होलेरिथ डिजिटल कंप्यूटर 2M। और इसका निर्माण जो किया गया था यह ब्रिटिश टेबुलेटिंग मशीन वर्क्स के द्वारा इसका निर्माण 1954 में किया गया था। 1954 में किया गया था। भारत में निर्मित, और यह जो HEC, यहाँ ध्यान रखिएगा, HEC2M जो था यह आयातित था, यह बाहर से मंगवाया गया था। बाहर से मंगवाया जाने वाला दूसरा जो कंप्यूटर था वह यूराल था। पहले हम लोग देख चुके हैं प्रश्न में कि दूसरा आयातित कंप्यूटर कौन था? तो यूराल, इसे सोवियत संघ से मंगवाया गया था। और HEC2M को जो मंगाया गया था यह मंगाया गया था ब्रिटेन से। वहीं भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका नाम था TIFRAC। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर था। इसका निर्माण टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के द्वारा किया गया था तथा इसका नामकरण जो था
TIFRAC, इसका नामकरण जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना 21 जनवरी 1969 में 21 जनवरी 1969 में बार्क में स्थापित इसकी स्थापना की गई थी। बार्क में स्थापना की गई थी TIFRAC की, जो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर था। अगला प्रश्न है, Ctrl+W शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो इस Ctrl+W शॉर्टकट कुंजी का हम लोग प्रयोग क्यों करते हैं? तो वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, डाटा इनपुट का माध्यम है, यानी सिस्टम में हम लोग डाटा जो इनपुट करते हैं कौन से माध्यम से करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुंजी पटल या कीबोर्ड। कुंजी पटल या कीबोर्ड के माध्यम से हम लोग कंप्यूटर के अंदर डाटा क्या करते हैं? इनपुट करते हैं। यदि हम लोग इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो वर्तमान समय में हम लोग कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, माउस का उपयोग करते हैं, जॉयस्टिक का करते हैं, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, हम लोग ग्राफिक टैबलेट का उपयोग करते हैं, माइक्रोफोन और टच स्क्रीन का हम लोग उपयोग करते हैं डेटा इनपुट करने के लिए। अगला प्रश्न है, रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शन बोर्ड है। रेलवे स्टेशन पर जो भी कोई भी सूचना प्रसारित की जाती है तो वह जो बोर्ड होता है, वो बोर्ड क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। रेलवे स्टेशन पर जो प्रदर्शन बोर्ड होते हैं वह एक आउटपुट डिवाइस होते हैं। अगला प्रश्न है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स से तात्पर्य एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें कि कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणामों को कागज के ऊपर छापकर स्थायी रूप से उपयोगकर्ता को प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि हम प्रिंट कर रहे हैं किसी भी चीज को हम प्रिंट कर रहे हैं कहाँ? कागज के ऊपर में। तो इसे किसके माध्यम से करेंगे? प्रिंटर के माध्यम से हम लोग किसी भी कागज के ऊपर परिणामों को प्रिंट करते हैं। प्रिंटर एक कैसा डिवाइस है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है कि 0 और 1 बिट के संकेतों को अनुवादित कर मानव के समझने योग्य भाषा में परिवर्तन कर प्रस्तुत करते हैं। कौन प्रस्तुत करता है? तो आउटपुट डिवाइस जो है वह 0 और 1 बिट के संकेतों को अनुवादित करता है और हमारे समझने योग्य भाषा में उसका परिवर्तन करता है। तो यह आउटपुट उपकरण हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर केवल 0 और 1 की भाषा ही समझता है, मशीन लैंग्वेज ही समझता है। जबकि हम लोग या तो इनपुट जब कर रहे होते हैं तो वह इंग्लिश या हिंदी में कर रहे होते हैं, या जो भी हमारी भाषाएं हैं उस भाषा के माध्यम से हम लोग इनपुट करते हैं। परंतु सिस्टम जो है हमारा वह मैकेनिकल लैंग्वेज को छोड़ करके और कोई भी लैंग्वेज नहीं समझता है। वहीं जब आउटपुट दे रहा होता है तो आउटपुट डिवाइस क्या करता है कि जो कंप्यूटर के समझे जाने योग्य भाषा है उसको परिवर्तित करती है इंसानों को समझने योग्य भाषा में। अगला प्रश्न है कि वह डिवाइस जो किसी टेलीफोन लाइन पर कंप्यूटर जानकारी को प्रसारित करने और प्राप्त करने की सुविधा देता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मॉडेम। मॉडेम जो है टेलीफोन लाइन पर कंप्यूटर की जानकारी को प्रसारित करने और प्राप्त करने की सुविधा देता है। आउटपुट डिवाइसेस संभव बनाते हैं। आउटपुट डिवाइसेस किस प्रकार के काम को संभव बनाते हैं? तो आउटपुट डिवाइसेस डेटा को देखने के काम में आते हैं और प्रिंट करने के काम में आते हैं। यानी जो यूजर हैं वह डेटा को समझ सकते हैं, इंफॉर्मेशन को समझ सकते हैं या उसे प्रिंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम में किसके माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा को प्रवेश करने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है? तो हम लोग जो भी टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा इनपुट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में तो यह हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से करते हैं। अगला प्रश्न है कि स्कैनर स्कैन करता है, क्या स्कैन करता है? तो पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से पिक्चर्स और टेक्स्ट को हम लोग स्कैन करके कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। अगला प्रश्न है, आउटपुट क्या है? तो आउटपुट क्या है? तो आउटपुट है कि जो प्रोसेसर प्रोसेस करके यूजर को देता है। प्रोसेसर डेटा को प्रोसेस करता है और इस प्रोसेस को सूचना में परिवर्तित करके यूजर को ट्रांसफर करता है। अगला प्रश्न है, VDU का संक्षिप्त रूप है। VDU का संक्षिप्त रूप है किसका है? तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट का संक्षिप्त रूप VDU है, जिसे हम लोग कंप्यूटर मॉनिटर या स्क्रीन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, कर्सर वाले चिन्ह को हटाने के लिए कीबोर्ड की किस कुंजी को हम लोग
दबाते हैं तो हम लोग डिलीट कुंजी को दबाएंगे कर्सर वाले चिन्ह को हटाने के लिए। अगला प्रश्न है रेजोल्यूशन महत्वपूर्ण लक्षण है। रेजोल्यूशन किसका महत्वपूर्ण लक्षण है? तो रेजोल्यूशन डिस्प्ले डिवाइस का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। और रेजोल्यूशन इंडिकेट किस चीज को करता है? तो एक डिस्प्ले डिवाइस के एक एरिया में कितना पिक्सेल्स है, कितना पिक्सेल्स है। पिक्सेल्स की संख्या जितनी ज्यादा होगी हमारा जो पिक्चर होगा वह उतना ही साफ और स्पष्ट हमें दिखाई देगा। अगला प्रश्न है किस चित्र को कंप्यूटर में संग्रहित किया जाता है? किसी चित्र को कंप्यूटर में हम लोग संग्रहित कैसे करेंगे? तो ऊपर देख चुके हैं, स्कैनर के द्वारा हम लोग चित्र को कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। जॉयस्टिक कैसा डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है MICR को अत्यधिक प्रयुक्त किया जाता है। कहाँ प्रयुक्त किया जाता है? तो बैंकिंग सेक्टर में MICR कोड को हम लोग प्रयोग करते हैं। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ध्यान रखिएगा, रिकॉग्निशन इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? बैंकिंग सेक्टर में। अगला प्रश्न है प्लॉटर किस प्रकार का उपकरण है? तो प्लॉटर जो है आपका एक आउटपुट डिवाइस है। इसके माध्यम से बड़े बड़े नक्शों का हम लोग प्रिंट आउट लेते हैं और मुख्य रूप से इसका जो उपयोग है यह भवन निर्माण के क्षेत्र में आर्किटेक्चर के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है OCR में C का संक्षिप्त रूप है। C का संक्षिप्त रूप क्या है? तो कैरेक्टर। ध्यान रखिएगा, OCR का फुल फॉर्म होता है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो है OCR का फुल फॉर्म होता है, या इसे हम लोग ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी कहते हैं। OCR को ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, और यहाँ ध्यान रखिएगा कि OCR जो है, OCR एक कैसा डिवाइस है? यहाँ आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि OCR कैसा डिवाइस है। अगला प्रश्न है कि डिवाइस कंप्यूटर को डेटा और निर्देश देने में उपयोग किया जाता है। तो कौन से डिवाइस का उपयोग हम लोग करेंगे? तो कीबोर्ड का यूज करेंगे। अगला प्रश्न है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण है वह CPU के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है? तो टैब कुंजी का प्रयोग पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए किया जाता है। पैराग्राफ को हम लोग इंडेंट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो टैब कुंजी का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है टेक्स्ट को पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी को दबाया जाता है? तो जैसे ही हम लोग यहाँ से आगे बढ़ना अगर चाहेंगे, होम में अगर जाना चाहेंगे, घर, ध्यान रखिएगा, घर में अगर जाना चाहेंगे तो हम लोग सीधा किसको दबा देंगे? होम की को। होम की को दबाने से हम सीधा घर की शुरुआत में पहुंच जाएंगे। वहीं यदि हम लोग कंट्रोल प्लस होम को दबाते हैं तो डॉक्यूमेंट के पहले लाइन पे हम लोग चले जाएंगे। कंट्रोल होम को दबाने पे डॉक्यूमेंट के पहले लाइन पे, और केवल होम कुंजी को दबाने पर उस पंक्ति के प्रथम स्थान पर पहुंच जाएंगे। अगला प्रश्न है किसी फाइल को कट करने के लिए कीबोर्ड कमांड है। कीबोर्ड कमांड क्या है? तो कंट्रोल प्लस एक्स को यदि हम लोग एक साथ दबाएंगे तो किसी भी फाइल को हम लोग कट कर सकते हैं। तो हमारा आज का जो सेशन था यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को यहां से कुछ नए प्रश्नों की जानकारी प्राप्त हुई होगी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।